नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपने साइंस का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पादपों में पोषण। ये दोस्तों राजस्थान बोर्ड की जो छठी क्लास की बुक है उसका चैप्टर सेकंड है दोस्तों, यानी अध्याय सेकंड अपने स्टार्ट कर रहे हैं। और जो आने वाली सारी वीडियो है दोस्तों, ये 6 से लेके 10वीं तक की जो भी राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उनसे ही अपने करेंगे दोस्तों। और साइंस से आपको सारी की सारी जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उनसे कंप्लीट करवा दी जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों अपने स्टार्ट ये जो टॉपिक करेंगे दोस्तों, ये सारा का सारा टॉपिक जो आपके कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें साइंस में ये आपके टॉपिक लगते हों, उन सभी में कारगर सिद्ध होगा दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं और इसमें पढ़ेंगे क्या क्या अपने वो देख लेते हैं कि पादपों में पोषण क्या होता है वो पढ़ेंगे अपने, और पोषक तत्व क्या होते हैं। उसके अलावा पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं वो अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि पादपों में पोषण क्या होता है। कि आप जानते हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं सॉरी, पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। ये भोजन के लिए पादपों अथवा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों पौधे हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। इसके अलावा जितने भी सजीव है वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, वो पौधों पर निर्भर रहेंगे या तो या जंतुओं पर निर्भर रहेंगे, यानी एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, किसी न खुद अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। फिर जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। भोजन संजीवों की वृद्धि, विकास एवं क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव व उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक है। इससे सजीवों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो मेनली यही बात होती है। अब पोषण क्या होते हैं इसकी परिभाषा दी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा साथ साथ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। अब देखते हैं पोषक तत्व क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं दोस्तों। तो देखिए, पौधे सभी प्राणियों के लिए पोषण के स्रोत हैं। बीजाकुर के पश्चात नवोद्भिद पादप मृदा से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को अवशोषित कर बड़े होते हैं। पौधे अपना पोषण मृदा में उपस्थित पोषक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। पौधों का स्वस्थ रूप से बढ़ना न केवल पादप जगत बल्कि जंतु जगत के लिए भी अत्यावश्यक है। तो क्योंकि ये जंतु जगत दोस्तों पादपों पर निर्भर रहता है, तो पादपों का अगर सही से विकास होगा तो इनका भी विकास होगा, यानी ये चयन की प्रक्रिया कायम रहेगी। पादपों की सामान्य वृद्धि के लिए मृदा से प्राप्त होने वाले इन पोषक तत्वों को पादपों में उनकी मात्रात्मक आवश्यकता अनुसार मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से हैं, पहला देखिए वृहत मात्रिक पोषक तत्व है यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा है सूक्ष्म मात्रिक यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। सबसे पहले अपने देखते हैं वृहत मात्रिक पोषक तत्व है। वृहत मात्रिक पोषक तत्व दोस्तों इनकी 0.2% से 4% की आवश्यकता होती है, यानी इनकी मात्रा क्या होती है, सूक्ष्म मात्रिक की अपेक्षा ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यानी वृहत मात्रिक पोषक तत्व वे तत्व हैं जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। पौधों के ऊतकों में इनकी मात्रा 0.2% से 4% तक पाई जाती है, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक आदि। वृहत मात्रिक पोषक तत्वों को भी क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक पोषक तत्व है और दूसरा है द्वितीयक पोषक तत्व है। प्राथमिक पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और द्वितीयक पोषक तत्व है अपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक यानी सल्फर। ये पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पोषक तत्व सामान्यतः वातावरण से जल व वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। अब सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व देखते हैं अपने कि मृदा में उपस्थित कुछ खनिज लवणों
कि पादपों की स्वस्थ वृद्धि के लिए अत्यल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ऐसे पोषक तत्व सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। पादप उत्तकों में इनकी उपस्थिति 0.02% से भी कम होती है, लेकिन इनकी अत्यल्प मात्रा में भी इनकी उपस्थिति होना पादप के लिए अति आवश्यक है या आवश्यक है, अर्थात इनके अत्यल्प मात्रा भी पौधे की सामान्य वृद्धि को प्रभावित करती है। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने से पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, उनसे क्या होते हैं, उनकी कमी होने से पौधों में रोग हो जाता है दोस्तों। और क्या होते हैं, जैसे जिंक, तांबा, मैग्नीशियम, लोहा, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। और आप इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं अपने अनुसार। देखिए अलग अलग ट्रिक होती है, मैं ट्रिक को ज़्यादा आपको नहीं सजेस्ट करूँगा। वैसे जैसे इसकी ट्रिक आप मैं बता भी देता हूँ एक ट्रिक। जैसे अपने कहते हैं कि बोखो बोखो आदमी मंजन नहीं करे या मंजन नहीं फेरे, ऐसे करके आप यानी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने अपनी ट्रिकें होती है, वो आप अपने अनुसार देख लेना। अब देखिए, अब पादपों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। तो दोस्तों पोषण के आधार पर मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है: स्वयपोषी, परजीवी, कीटभक्षी, मृतजीवी और सहजीवी। सहजीवी सबसे पहले अपने देखते हैं स्वयपोषी। स्वयपोषी में क्या होगा, नाम से स्पष्ट है, जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, यानी वे पादप जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वयपोषी कहलाते हैं, तथा पोषण की इस विधि को स्वयपोषण कहते हैं। अब ये दोस्तों साइड में एक पत्तियों का चित्र बनाया हुआ है। इसके अलग अलग भाग जैसे मुख्य पृष्ठ है और खम्भ है, मध्योत्तक है, स्पंजी है, मध्योत्तक है, रंध्र है, यानी उधर ये इसकी संरचना दी है। इसको आप एक बार देख लेना है और नोट भी कर लेना। ठीक है, पत्ती की ये आंतरिक संरचना है। स्वयपोषी पादपों में भोजन का संश्लेषण किस प्रकार से होता है, आइए पत्ती के भीतर जाकर देखते हैं। और पादपों में भोजन निर्माण का कार्य पत्ती में होता है। पत्तियों की सतह पर अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखने की। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसों का क्या करते हैं, आदान उसको ग्रहण करते हैं या उसमें से क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी करवाते हैं। तो ये रंध्र कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इन रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है। पत्तियों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड व खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। पादपों में जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तो जड़ें हैं दोस्तों, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना है। और जड़ द्वारा अवशोषित जल, खनिज लवण पत्ती तक कैसे पहुँचते हैं, उस पर विचार करते हैं अपने। कि तने में नली के समान वाहिकाएं होती है जिनके द्वारा जल तथा खनिज लवण पत्ती तक पहुंचते हैं। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णरहित या अपने क्लोरोफिल कहते हैं। यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को क्या करता है, संग्रहित करता है और उसका उपयोग पत्तियां क्या करती है, भोजन निर्माण में करती है। हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नीचे ये अभिक्रिया दर्शाई हुई है प्रकाश संश्लेषण की, बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शाई हुई है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो पर्णरहित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या चेंज हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाती है। और जल है ये मुख्यतः ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट में अपने कहेंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बोलेंगे। तो जल से तो ऑक्सीजन हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या हो जाएगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जल से अपघटित क्या होती है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड से पूछे तो ग्लूकोज। इस क्रिया में भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है व ऑक्सीजन मुक्त होती है। यह कार्बोहाइड्रेट अंत में स्टार्च के रूप में पौधों में संग्रहित रहता है। स्टार्च या अमंड बोलते हैं दोस्तों इसको। इसकी एक गतिविधि स्टार्च परीक्षण की बताई है, इसको आप देख लीजिएगा। वैसे आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है इसमें। एक पौधे को क्या है, अंधेरे में रखा है और एक को क्या किया है, सूर्य के प्रकाश में रखा है। उसके बाद उसमें क्या है, उनकी पत्तियों पे आयोडीन विलेन डाला है। आयोडीन विलेन क्या है, जो सूर्य के प्रकाश में पौधा रखा था उस पर क्या करेगा, नीला रंग देगा। और नीला रंग देगा तो अपने कहेंगे उसमें क्या है, स्टार्च उपस्थित है। और जो अंधेरे में रखा था उसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, जिस कारण उसमें क्या होगा, स्टार्च नहीं बनेगा और उससे विलेन कोई रंग नहीं देगा। आपको याद में ये रखना है कि जो आयोडीन से जो परीक्षण करते हैं अपने,
उसको क्या कहते हैं, स्टार्च परीक्षण कहते हैं। यानी जो आप देखिए स्टार्च आयोडीन से क्रिया करके नीला रंग प्रदान करता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टार्च परीक्षण कहलाती है। एक बार इस वीडियो को रोक के आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब अपने देखते हैं दूसरा, परजीवी। परजीवी क्या है, कुछ पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, इस कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों, अमरबेल या कसकुटा। दोस्तों ब्राइटनेस ज़्यादा होने के कारण ये जो डायग्राम आपको थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि अमरबेल क्या होती है। जैसे अपने भीड़ वगैरह या जंगलों वगैरह में जाते हैं तो कई कई बड़े बड़े पेड़ों पे क्या होते हैं, एक पीली चादर सी रहती है दोस्तों, यानी एक बेल जैसी होती है जो पीली पीली चादर सी यानी जाल सा बना होता है, वो क्या होता है दोस्तों, अमरबेल ही होता है। ठीक है, यानी ये क्या करती है, जिस वृक्ष पे लिपटेगी उससे क्या करेगी, भोजन निर्माण, यानी उससे भोजन ले लेगी। ठीक है, क्योंकि खुद में इसमें क्लोरोफिल होता नहीं है। ठीक है, खुद ये भोजन नहीं बना सकती है। अब इसकी जो देखिए कि चित्र में दर्शाए हुए वृक्ष को ध्यानपूर्वक देखिए। इस वृक्ष के तने व शाखाओं पर पीले रंग के तंतु लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पीले तंतु अमरबेल या खसकुटा नामक पादप है। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यह अपना भोजन उस वृक्ष से प्राप्त करते हैं जिस पर यह लिपटा रहता है। अमरबेल जैसे पादप जो अन्य वृक्ष अथवा पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो परजीवी का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, अमरबेल हो जाएगा। तथा वह वृक्ष अथवा पादप जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परपोषी कहलाता है। दोस्तों दोनों की दोनों परिभाषाएं आपको याद रखनी है। अब देखते हैं दोस्तों, अपने कीटभक्षी आएगा। अपने कीटभक्षी के लिए क्या क्या बातें हैं वो देख लेते हैं थोड़ी। आपने अपने चारों तरफ कीड़े मकोड़े, तितलियों एवं अन्य जीवों को पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हुए देखा व सुना होगा। क्या आपने कभी ऐसे पौधे के बारे में सुना है जो जीवित रहने के लिए कीट पतंगों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? प्रकृति में ऐसे पौधे भी हैं जो जीवित रहने के लिए कीट पतंगों का भी भक्षण करते हैं। ऐसे पौधे कौन से हैं और क्या कहलाते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो कीटभक्षी पादप देखते हैं अपने तीसरा, कीटभक्षी पादप ऐसे पौधे जो जीवित रहने के लिए कीट पतंगों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा लेते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। जैसे ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया और गठपर्णी पादप। आप इसकी ट्रिक याद रख सकते हैं, जैसे डायन, तो डायन से आप ड्रोसेरा, डायोनिया और यू से जैसे आप जैसे यूट्रिकुलेरिया और गठपर्णी पादप अलग से याद रख लेना। अब अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गठपर्णी पादप है, इसमें जो घड़े का रूप है, ये नीचे वाला बनाया हुआ है, ये किसका रूपांतरित रूप है? तो देखिए चित्र के नीचे साफ लिखा है, गठपर्णी पादप में घड़े या घट में रूपांतरित पत्ती, यानी पत्ती का ये रूपांतरित रूप है। ठीक है, इसमें होता क्या है दोस्तों, ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। ये ऐसे पौधे हैं ना, ये लगभग दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। वहाँ पे क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं ये, उसकी पूर्ति के लिए छोटे छोटे जीव, जैसे अपने कह सकते हैं मधुमक्खी हो गई या कीट पतंगे हैं, उनका क्या कर लेते हैं, कई बार छोटे चूहे, छिपकलियों, उनका भी क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। अब इस घड़े वाली संरचना में क्या होगा, जैसे कोई जीव आएगा ऊपर से गिर जाएगा और इसके अंदर क्या होगा, एंजाइम रस होंगे, वो क्या कर लेंगे, उसको पचा लेंगे। इसके अंदर रोम बने होते हैं, वो क्या करते हैं, जब ये वापस निकलने का प्रयास करते हैं तो उसको चुभते हैं, यानी वो निकल नहीं पाता है। ठीक है, और एक दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है ड्रोसेरा का। ड्रोसेरा आपने देखा होगा, जैसे आपने धतूरा देखा होगा, धतूरे की तरह ही होता है। और होता है अंतर क्या है, धतूरे में जैसे वो जो सलाइयाँ होती है ना, उसकी जगह इसमें क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ लिपटा होता है। तो जैसे कोई कीट पतंग आता है तो इस पे क्या होता है, चिपक जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चित्र ऊपर वाले चित्र के लिए देखते हैं अपने, जो घटपर्णी वाला है इसका को ध्यानपूर्वक देखिए। यह घटपर्णी पादप है। यह घट रूपी संरचना किसका रूपांतरण है? इस घड़े के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? इस पादप में पत्तियां क्या होगी, घड़े का रूपांतरित रूप हो जाएगी, और पत्ते का जो शीर्ष भाग है वो ढक्कन का कार्य करता है। ठीक है, और घड़े के नीचे की ओर झुके हुए रोम पाए जाते हैं। घड़े का मुख्य वाला भाग चिकना होता है, जिससे जब भी कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो फिसलकर गर्दन वाले भाग में पाए जाने वाले रोमों में फंस जाता है। रोम नीचे की तरफ झुके होते हैं, जिससे यह कीट बाहर नहीं निकल सकते हैं। और घड़े में क्या होता है, एंजाइम रस बोल सकते हैं या पाचक रस बोल सकते हैं, जो इसका कीट का क्या कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि पादपों को भोजन के रूप में कीटों की आवश्यकता क्यों होती है? आइए जानते हैं। ये पादप दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में नाइट्रोजन अपर्याप्त मात्रा में होती है। ये पादप कीटों से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। अब अपना चौथा है मृतजीवी। मृतजीवी कौन से होते हैं दोस्तों? इनको सामान्यतः अपने फंगस या फफूंद बोलते हैं दोस्तों। और जैसे आप सांप की छतरी वगैरह देखी होगी आपने, मशरूम वगैरह, तो वो इसी का एग्जाम्पल होता है। आपने बरसात के दिनों में गोबर, अचार, सब्जी, लकड़ी, सड़ी गली वस्तुओं पर छत्रक या सफ़ेद धागे की समान संरचनाएं देखी होगी। इन्हें आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं? इन संरचनाओं को सामान्य भाषा में फफूंद और विज्ञान की भाषा में कवक कहते हैं। इन जीवों में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। यदि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं तो ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये चित्र दर्शाया है, गोबर का छत्र दिखाया है। ये जो मशरूम है या अपने वो कह सकते हैं ना, सांप की छतरी है वगैरह, वो दर्शाई हुई है। एक ये आप ये अलग से याद रखिएगा, मोनोट्रोपा, ये पुष्पीय जगत का है। इसको अलग से याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल देगा आपको और पूछेगा कौन सा मृतजीवी पादप है, कौन सा पुष्पीय, पूछ लेगा, इस तरीके से पूछेगा। ये पादप मृत व सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर पाचक रस या एंजाइम स्रावित कर देते हैं। ये पाचक रस इनको विलयन में बदल देते हैं और जिससे पादप अवशोषित कर पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। वे पादप जो मृत व सड़ी गली वस्तुओं से भोजन प्राप्त करते हैं मृतजीवी पादप कहलाते हैं। अधिकांश कवक जैसे म्यूकर, अगेरिकस आदि मृतजीवी पादप है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। और चित्र जो दूसरा चित्र है उसमें मोनोट्रोपा दिखाया है, ये पुष्पीय पादप है दोस्तों, यानी पुष्पीय मृतजीवी पादप है। अब अपने देखते हैं दोस्तों, आपने चारों और अलग अलग व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को देखा होगा जो एक दूसरे की सहायता करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, किसान, पशुपालक, दूध बेचने वाला आदि। क्या इनमें से कोई भी एक किसी अन्य व्यवसाय के व्यक्ति के सहयोग के बिना जीवन रहने की या जीवित रहने की कल्पना कर सकता है? नहीं। हम सब आपस में मतलब सहजीवन जी सकते हैं। तो पौधे भी में भी ऐसा होता है या नहीं होता है, तो वो अपने देखते हैं दोस्तों कि क्या पौधों में भी ऐसा सहयोग और सामंजस्य होता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो अपना जो लास्ट है, पांचवा है, वो है सहजीवी। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहकर भोजन प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो जो सहजीवन की प्रक्रिया होगी इसमें, ठीक है। जल पोषक तत्व न व रहने का स्थान आपस में बांटते हैं। इस प्रकार के जीवन को सहजीवन तथा साथ साथ रहने वाले पादपों को सहजीवी पादप कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों लाइकेन, यानी लाइकेन सहजीवन का प्रारूपिक उदाहरण है। लाइकेन में दो प्रकार के पादप पाए जाते हैं, एक तो कवक होगा और एक शैवाल होगा। तो शैवाल में दोस्तों क्लोरोफिल होता है तो भोजन बनाएगा, लेकिन कवक में अपने पढ़ चुके हैं ऊपर, क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये क्या करेगा? उसको रहने के लिए स्थान, जल वगैरह देगा। तो देखिए, शैवाल में क्लोरोफिल होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट कवक को उपलब्ध कराता है। बदले में कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल व अन्य पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अपने ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें आपने क्या सीखा, इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको एक बार आप जरूर देखिए। ये पाठ का सार है दोस्तों। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो अपने देख लेते हैं। ये एग्जामों में भी आते हैं दोस्तों क्वेश्चन, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन अपने क्या करते हैं, सिंपल को छोड़ देते हैं और एग्जाम में अपने इनको गलत करा आते हैं, अपने गाइडों के चक्रों में पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, पहला देखिए, मृतजीवी पादप है। ए ऑप्शन अपना नीम, ब है ड्रोसेरा, स है म्यूकर और ड है अमरवेल। तो अपने पढ़ा है म्यूकर, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा है, ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए आप और एक बार उत्तर बताइए। इसका उत्तर है दोस्तों, पहला देखिए, ए परजीवी, दूसरा है स्वपोषी, स मृतजीवी और कीटभक्षी। तो अपने अमरवेल पढ़ा था ना, क्या थी? परजीवी थी। तो ये परजीवी यानी दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं। तो ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा अपना कीटभक्षी पादप नहीं है, तो आपको ट्रिक भी मैंने बताई थी, ठीक है। तो देखिए, ड्रोसेरा, डायोनिया, अमरवेल और यूट्री को ले लिया। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आ चुका है ये, ठीक है। यानी अमरवेल क्या है? परजीवी है, तो अमरवेल नहीं होगा। और वैसे डायन वाली ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। लाइकेन में खालिस्तान एवं खालिस्तान साथ साथ रहते हैं। तो लाइकेन में दोस्तों शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं।
घटपर्णी पादप, ये वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। खालिस्तान का रूपांतरित रूप है, तो दोस्तों किसका है? पतियों का रूपांतरित रूप है। सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि के लिए भोजन के रूप में, तो दोस्तों ये पहली पहली वो परिभाषा है, पोषण वाली परिभाषा है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें क्या कमियां आपको नज़र आई है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि आगे वाली वीडियो में अपने सुधार सकें। और इस कोरोना काल में दोस्तों स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, और अपने घर वालों और अपने सगे संबंधियों का भी ख्याल रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक में, एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।